Hello, good evening all. I'm audible to all of you. Can you all hear my voice? Yes, sir. Okay. Nishant, Omar, Anand, I'm audible to you? Yes. Okay, so shall we start? Yes. I think yesterday we are done with the current Manorama yearbook environment. Today we are supposed to discuss the science and technology, right? So just give me a second. Can you all see the Manorama yearbook on your screen? Is it visible? Yes, sir. Fine. Sure. So I hope all of you are watching and reading the result interviews of various candidates who have qualified in the last year exam, right? So what do you feel about yourself? कितने लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की पढ़ाई हो चुकी है? ऑफ कोर्स वैसे किसी को होता नहीं है, लेकिन बेसिक तो कम से कम हो जाना चाहिए, राइट? कितने लोगों ने इंटरव्यू देखा है किसी का? कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कोई इंटरव्यू या कोई आर्टिकल वगैरह न्यूज़पेपर में आया हुआ है? किसने पढ़ा हुआ है? तो अब ये आने वाले 5-6 दिन तक ये चलता ही रहेगा। So what do you think after looking their interviews? So what do you think they are better than you or कि आपके जैसे ही उनका भी प्रिपरेशन था? बेटर लगता है कि उनका काफी अच्छा शेड्यूल रहता है। हमेशा टॉपर्स का तो यही रहता है। Right. Systematic preparation is the Yes, sir, that is the most important thing here. देखिए वो लोग भी वही पढ़ते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, उनके लिए भी वही क्वेश्चन होता है जो आप लोग पढ़ते हो। बाकी मटेरियल वही होता है, बस प्रिपरेशन में वो एक सिस्टमैटिक वो आना चाहिए, सिस्टम आना चाहिए। तो सिस्टमैटिक प्रिपरेशन या डिसिप्लिन मतलब एग्जैक्टली क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट डिसिप्लिन? मुझे एक्चुअली लगता है गाइडेंस उनका। कंटेंट मेरे पास भी वही सेम है, उनके पास भी वही न्यूज़पेपर, वही करंट अफेयर्स, बुक्स सेम, बट गाइडेंस होता है सर, वो बहुत मैटर करता है किसी को आईएएस बनाने में। आई थिंक गाइडेंस इन व्हाट? गाइडेंस मतलब किस चीज के लिए गाइडेंस? सर कि जैसे कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड यूपीएससी की क्या डिमांड है, कभी कभी हम भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि नहीं इसमें डेप्थ पहुंच जाते हैं कि हम ये भी पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ऐसा लगता है हमें, ऐसा होता है। तो उसमें ठीक है, ये हो गया आपका पढ़ाई को लेकर, मतलब पढ़ाई को लेकर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का जो बेसिक जो सेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू डेवलप अ हिस्टोरिकल सेंस। जब हम कोई सोशल इश्यूज पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू डेवलप सोशल अंडरस्टैंडिंग, जो है इंडिया के जो मेन जो सोशल प्रॉब्लम है उसको समझना जरूरी है। उसके अलावा वही सब कुछ वो डेवलप होना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक और चीज होती है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के पास में ये एक चीज होती है कि they are able to manage the pressure. That's the most important thing of the successful candidates, कि वो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है या फिर जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन का जो प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट का जो होता है, या फिर कीपिंग द टेम्परामेंट कूल एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें होती है ना पर्सनालिटी वाइज, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू द रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, कि एग्जाम हॉल में आप किस तरीके से वो मैनेज करते हो अपने आप को, सेल्फ मैनेजमेंट, योर एंगर मैनेजमेंट, योर फियर मैनेजमेंट, और एट द सेम टाइम ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ये पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के अलग। अगर आप देखेंगे ये जो क्वालिफाई जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, ऐसे नहीं। इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत टैलेंटेड है या बहुत होशियार है, ऐसे नहीं है, बट पर्सनालिटी वाइज वो काफी अच्छे होते हैं। मतलब उनका इमोशनल क्वेश्चन काफी अच्छा होता है। दे आर नॉट टू मच इमोशनल, दे आर नॉट टू मच कि वो बहुत ज्यादा किसी चीज को एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं देते हैं बहुत जल्दी। एक्सट्रीमली वो यू कैन से कि एक्सट्रीम मतलब वो कोई अगर क्वेश्चन हार्ड आ गया तो वो उसको ज्यादा पैनिक नहीं होते हैं, डिफिकल्ट आ गया तो पैनिक नहीं होते, बहुत इजी आ गया तो एक्साइट नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं अलॉन्ग विथ स्टडी। स्टडी तो है बट स्टडी के अलावा ये बहुत ज्यादा मायने रखता है।
दो चीजें होती है, एक तो स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है यूपीएससी का, तो एक तो पढ़ाई को लेके बहक जाता है मतलब they don't know exactly what to read and what not to read. There are a lot of material available in the market. They keeps on reading and reading and reading and reading only. फिर वो कभी चेक नहीं करते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, उसकी डिमांड क्या है, सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, आंसर राइटिंग का डिमांड क्या है, वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, कैसे यूपीएससी कोई ट्रैप वाला क्वेश्चन पूछता है, कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो वो क्यों नहीं करता है। एंड ये सारी चीजें हम करते नहीं है, बस हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं विदाउट एनालाइजिंग कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। हम जो भी चीज मटेरियल्स जो भी मार्केट में दिया जा रहा है, जो भी बहुत सारी चीजें, इवन मैं देखता हूँ कि अपनी ग्रुप पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि मतलब इवन आई एम सीइंग, अभी अपने यहाँ पे तो उतना ज्यादा नहीं है, we don't share much the information, but you must have gone through many telegram channels है, बहुत सारे whatsapp groups है, बहुत सारे youtube channels है, बहुत सारे इतना सब कुछ मटेरियल का इंफॉर्मेशन का इतना भड़ीमार है ना, मतलब इतना इंफॉर्मेशन है कि कंफ्यूज हो जाता है कि पढ़ना क्या है। मतलब ये और ठीक है, पढ़ना क्या है वो भी नहीं, तो वो सब कुछ अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ याद कैसे रखेंगे, ये सारी चीजें होती रहती है। तो इसमें से हमें बचना है, हमें क्या करना है कि वी नीड टू स्टिक टू द बेसिक। एंड व्हाट इज दैट बेसिक, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द बेसिक ऑफ बेसिक द रूल ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। इतने दिनों से जो हमने किया हुआ है उसके बेसिस पे मुझे बताएगा कि बेसिक क्या, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। यस मिताली। So going through the previous question paper, understanding the syllabus, and reading the newspaper. राइट, ये है। उसके अलावा रिवीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज ओमकार इज राइटली सेइंग। और एक चीज ध्यान में रखिए ना कि कोई भी कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना भी पढ़ लो, बहुत पढ़ के चले जाओ, कोई भी हो जाओ, एग्जाम हॉल में ना जो बेसिक है वही याद आने वाला है और बेसिक है वही लिखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स टॉपिक है, राइट, ये एक टॉपिक आपने पढ़ा, आपने सपोज बहुत पढ़ा है, एग्जाम में आपने 200 वर्ड का लिमिट है, तो जो ज्यादा पढ़ेगा वो भी उतना ही लिखने वाला है, जो बेसिक पढ़ेगा वो भी उतना ही लिखने वाला है। एग्जाम हॉल में जो 400 पेज पढ़ चुका है वो भी 200 वर्ड ही लिखने वाला है, और जिसने बेसिक 100 वर्ड पढ़ा है या बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी है वो भी एग्जाम में उतना ही लिखने वाला है। तो हमें क्या करना है कि कोई भी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय सारे सब्जेक्ट का जो बेसिक है उसको पढ़ना है, और उसको पढ़ के बार बार रिवीजन करना है, और एग्जाम हॉल में उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, किसी भी एक टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में by looking by considering the time limit, by considering the word limit, and considering the way the UPSC is asking the question, everybody will write the same thing. Am I right? ये समझ में आ रहा है आपको? मेंस एग्जाम का जो क्रक्स है, प्रीलिम्स एग्जाम का तो मुझे लगता है शायद अभी सभी लोगों को थोड़ा प्रीलिम्स एग्जाम का फियर कम हो गया होगा। अभी मुझे लगता है शायद आप लोगों को थोड़ा सा मेंस एग्जाम का थोड़ा सा फियर आ रहा होगा कि मेंस एग्जाम में क्या करना है। मेंस एग्जाम भी वही है, सिंपल है, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स को समझना है, बेसिक पॉइंट्स को समझना है, उसको करंट अफेयर से लिंक करना है, प्रेजेंटेशन सही करना है, और ये सारे सब्जेक्ट को लेकर करना है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, उसके अलावा आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स मेंस एग्जाम में दिया हुआ है, जितना भी वो दिया हुआ है, हम क्या कहते हैं कि जितने भी टॉपिक्स दिए हुए सिलेबस में, उन सारे टॉपिक्स को कवर करना है, उसके बेसिक्स को समझना है। सिंपल थिंग, बेसिक लाइक basic subtopics like Indian economy and planning, ये बेसिक टॉपिक है। तो what are the features of Indian economy, what are the challenges in front of the Indian economy, and what are the problems in front of the planning of the Indian economy। या फिर poverty का टॉपिक है, so what is poverty, what are the basic causes of the poverty in India, what initiatives are taken by the government of India for reduction of the poverty, etc etc। इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, और उसको लेकर करंट में क्या चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट अगर हम डिस्कस करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या करना है कि सपोज इंडिया है, इंडिया के साथ में अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुप्स है, क्वाड ग्रुप है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, चाइना है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, देन जापान है। बेसिक हमें समझना है कि ऑस्ट्रेलिया क्या, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन कैसा है, इंडिया चाइना का रिलेशन कैसा है, इंडिया अमेरिका का रिलेशन कैसा है। उसमें बेसिक क्या रहेगा, इंडिया अमेरिका ट्रेड रिलेशन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड रिलेशन, ऑस्ट्रेलिया हमें स्ट्रैटेजिकली कहाँ मदद करता है, ट्रेड में कहाँ मदद करता है, रिसोर्सेज में कहाँ मदद करता है, न्यूक्लियर रॉ मटेरियल में कहाँ मदद करता है। ये बेसिक चीजें समझना है। और इंटरनेशनल लेवल पे अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल तालिबान का इशू चल रहा है, तो तालिबान क्या था, अफगानिस्तान क्या था,
अफगानिस्तान में गवर्नमेंट कैसे बना था, फिर अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी, अफगानिस्तान में अगर पीस नहीं होगा, तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इंडिया की न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया का जो भी एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें हमें बस इंटरलिंक करना है, वी जस्ट नीड टू इंटरलिंक ऑल दिस थिंग्स विद ईच अदर। तो जितने भी जीएस पेपर में टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें, कैसे करना है, जैसे आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड माय मेंस क्लासेस, सो व्हेन वी हैव स्टडीड द टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, तो वो आसानी हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करने से एक दूसरे का लिंक क्या है। क्लियर? तो मेंस में कुछ नहीं है, मेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट knowing the meaning of the terms in the syllabus, syllabus में जो terms हैं उसका मीनिंग क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, राइट, सिंपल टॉपिक है। तो इंडियन सोसाइटी क्या है, फीचर्स क्या इंडियन सोसाइटी के, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हुआ है, वही हमें देखना है, बेसिक समझना है। अर्बनाइजेशन टॉपिक है, what is urbanization, what are the issues of the urbanization, what initiatives are taken to address those urban issues। तो टॉपिक वाइज जब हम प्रिपरेशन करेंगे, देयर इज ऑलमोस्ट हर टॉपिक में, हर पेपर में हम देखेंगे देयर आर अराउंड 60 टॉपिक्स। जीएस पेपर 1 60 टॉपिक, जीएस पेपर 2 60 टॉपिक, सॉरी 20 टॉपिक्स, जीएस पेपर 3 20 टॉपिक्स। तो 20 20 20 कितने हो जाएंगे, 60 टॉपिक्स हैं। ये सारे 60 टॉपिक्स का बेसिक एक बार अगर आप कर दोगे और उसको बार बार रिवाइज करोगे और उसको करंट अफेयर से लिंक करोगे, तो आई एम वेरी श्योर कि ऑल ऑफ यू विल गेट एटलीस्ट 125 मार्क्स इन ईच पेपर। How many marks? 125. तो 125 मार्क्स मतलब कितने हो गए, 4 पेपर में, 4 जीएस पेपर में। How much it will become? 125 multiplied by 4. It will become 500. Am I right? Yes, sir. 500. Then optional में 250 again. Minimum 250 तो minimum मिलना चाहिए ऑप्शनल। तो कितना हो गया 750। इंटरव्यू है, इंटरव्यू में अगेन आपका प्रिपरेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा है तो यू विल एटलीस्ट गेट 150 मार्क्स इन इंटरव्यू। तो सब मिला के 1000 क्रॉस करोगे, यू विल बी द टॉपर। ये बेसिक चीजें करना, एक्स्ट्रा नहीं करना। देखिए जो एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है, बेसिक को छोड़कर अगर आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे ना, तो आप इसमें उलझ जाओगे। इसके ये एग्जाम में जो है ना, वो इसके भूल भुलैया में उलझना नहीं। शुरुआत में आपको क्या करना है, शुरुआत में बेसिक क्लियर करना है, बेसिक पॉलिटी, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक इकोनॉमी, बेसिक सोशल इश्यूज इन इंडिया, बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स, बेसिक द एनवायरमेंट, बेसिक इंटरनेशनल इश्यूज, ऐसे बेसिक करना है और उसी को बार बार रिवीजन करना है, एक दूसरे को इंटरलिंक करना है। और अपना जो पर्सनालिटी का जो पॉइंट है, पर्सनालिटी का पॉइंट मतलब क्या कि ज्यादा ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है या फिर ज्यादा पैनिक नहीं होना है, एग्जाम का फियर नहीं रखना है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट वंस यूर बेसिक इज डन। अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च करते जाओगे कि बहुत सारे मटेरियल है मार्केट में, वो भी है ये भी है, मैं बस पढ़ता जाऊंगा, और इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर पर्सनालिटी, then it will not work. You will get knowledge, you will get information. Remember, those students who run behind getting information, they will not qualify this exam. And those students who will try to study only that part what is required for this exam. इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्मार्ट वर्क जो क्वालिफाई होने के लिए जितना जरूरी है उतना अगर आप करोगे ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो 21 इयर्स में या 22 इयर्स में जो क्वालिफाई होते हैं ना, वो उनके पास में नॉलेज नहीं होता है, बट दे आर वेरी स्मार्ट। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। सो अभी हमें प्रीलिम्स पे फोकस करना है, हो जाएगा। ऑल ऑफ यू अगर जिस तरीके से हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने सोचा है क्वेश्चन पेपर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, बेसिक को कैसे करना है, एग्जाम में स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, सो आई एम टेलिंग दिस टू यू अगेन एंड अगेन। इफ एवरीथिंग गोज फाइन, यू विल क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम। एंड अगेन बिलीव मी, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि 3 महीने में 4 महीने में नहीं होगा, हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। Only you just need ready, you need to be ready for जो भी टॉपिक्स है उनको कवर करना है, इंटरलिंक करना है, क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। जितना हो चुका है उसके बेसिस पे, देखिए ऐसे भी हो सकता है you may not be able to cover all the topics, you may not be able to cover all the syllabus, but whatever you have studied, whatever you have understood, on that basis also you can qualify the exam. No one can prepare 100% for this exam. 50% भी अगर आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका है तो भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस,
in exam hall, how to deal with the the situation in the exam. Clear? Yes, sir. Sir, one question. Yes, Omar. Yes, बोलिए. I know कि yesterday's result के बाद में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे. Many people must be having some positive feeling. Many people must be having some fear. So that's why I'm discussing this with you. Yes, sir. So as you have said, we can get easily like around 1000 marks and 2000 students जो qualify होते हैं interview के लिए. I think there is ज़्यादा difference नहीं होगा. But sir, two of my friends, one from Hajj House and one from Jamia, even though they were very good in interview, they could not qualify in the final list. So what is the reason? Like because of their mains marks or because of the interview marks? So what is the reason? They still did not get the scorecard, right? Yes, sir. Their name was not there in the list. Their name was not. मतलब yeah, I understood. मतलब अभी स्कोर कार्ड अभी नहीं आया है, तो जब उनका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि इन्हें मेंस में मार्क्स कम मिल गए थे या उन्हें इंटरव्यू में मार्क्स कम मिल गए थे. देखिए, इंटरव्यू अच्छा होना मतलब क्या? हमें लगता है कि इंटरव्यू अच्छा हो गया है. व्हाट इज द क्राइटेरिया कि इंटरव्यू अच्छा हो गया है, तो ये किस पे डिसाइड करते हो? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Right, based on the panel, interview panel, and the questions, the answers which you have given, like whether you have given satisfactory answer or not, और जो पूछा है वही दिया है या फिर कोई दूसरा इधर उधर का. तो ये हम खुद डिसाइड करते हैं ना कि हमें लगता है कि इंटरव्यू अच्छा हो गया है हमारे हिसाब से. Yes, sir. तो वो पैनल को लगना चाहिए कि इंटरव्यू अच्छा हो गया. दो चीजें होती हैं. मुझे ये बताइए, इंटरव्यू अगर बहुत ज्यादा देर तक चल रहा है तो व्हाट डू यू थिंक सो कि वो इंटरव्यू अच्छा है या मतलब बुरा है? बहुत ज्यादा देर तक चल रहा है. सर बहुत ज्यादा तो नहीं चलना चाहिए, बट एटलीस्ट हाफ एन और आवर. जल्दी खत्म हो गया है, सपोज जल्दी खत्म हो गया. नॉर्मली ऑन एन एवरेज 30 minutes, 30 to 35 minutes. सपोज 15 मिनट में हो गया. इसका मतलब क्या? सपोज within 15 minutes if the interview says ठीक है, we are done with now, you can leave. So what do you think? सर फिर तो समझ जाना नहीं होने वाला. फिर तो नहीं होगा. ऐसे नहीं होगा. एक चीज ध्यान में रखिए कि इंटरव्यू ज्यादा देर तक कब चलता है कि when the board is not satisfied, because when बोर्ड को एक 10-15 मिनट में लग जाता है ना कि yes this candidate is okay, is perfect, we can no need of asking more question to him, तो वो इंटरव्यू जल्दी खत्म कर देते हैं. वो इंटरव्यू तब ज्यादा होता है कि जब the panel is not they are confused कि यार whether this candidate is okay or not. तो वो थोड़ा सा टाइम जब लगता है कि जब थोड़ा सा वो और ज्यादा जानना चाहते हैं और आपको क्वेश्चन करेंगे और आपके पर्सनालिटी के बारे में वो पूछना चाहेंगे. तो जब इंटरव्यू बहुत देर तक चलता है, इसका मतलब क्या है कि द इंटरव्यू पैनल और द बोर्ड इज नॉट क्लियर whether this person is suitable for this job or he is not suitable for this job. समझ में आ रहा है ओमर? ज्यादा समय कब लगता है कि when board is not very sure about it. तो दो चीजें होती हैं कि जब आपका इंटरव्यू जल्दी से खत्म होता है तो एक चीज ये है कि बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया कि यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, राइट. तो वो और ज्यादा आपको फर्दर वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. लेकिन जब उनको ऐसे लगता है कि कोई कैंडिडेट आया है, वो डरा हुआ है या फिर एंग्जियस है या फिर अंडर प्रेशर है, उनको समझ में आ जाता है कि कौन सा कैंडिडेट कैसे है. तो टू मेक हिम मोर रिलैक्स, टू मेक हिम मोर मतलब उसको और थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वो इंटरव्यू थोड़ा सा क्या हो जाता है, लंबा चला जाता है. तो जब लंबा चला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो इंटरव्यू था उतना अच्छा नहीं था. समझ में आ गया? तो अब वो लंबा जब चलेगा तो बाकी वाले जो 15-20 मिनट जो एंड वाले जो 20 मिनट में होते हैं कि उसमें आप किस तरीके से इंटरव्यूअर बोर्ड को आप इंप्रेस करते हो, किस तरीके से आप इंटरव्यूअर बोर्ड को कन्विंस करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं. गॉट इट ओमर? Yes, sir. This I have understood. Right. So short on an average it should be. So what should be the duration on an average? ऐसा डिपेंड करता है कि the kind of response you are giving. अगर वो interview board is convinced within 10 to 15 minutes कि yes this person is suitable, he is not having any वो because होता है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो पहले से रेडी होते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या होती है, शुरुआत से अच्छी होती है, तो शुरुआत में ही they get they are able to convince it. The board is also convinced and they finish it off. But जब इंटरव्यू बोर्ड को ऐसे लगता है कि कैंडिडेट्स आया हुआ है, वो थोड़ा सा डरा हुआ है, फॉर एग्जांपल सपोज इफ देयर इज अ कैंडिडेट फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड और इफ देयर इज अ कैंडिडेट फ्रॉम कोई एक नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से आया है, ट्राइबल बैकग्राउंड से है, या वुमेन है, लड़की है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आया हुआ है,
और पहला अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू है, तो ऐसे में थोड़ा सा वो टाइम देते हैं, यानी कि। और एक चीज, फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई ऑलरेडी इन सर्विस कैंडिडेट है, जैसे कि ऑलरेडी कोई इनकम टैक्स कमिश्नर है, ऑलरेडी प्रीवियस अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई कर चुका है, सर्विंग इनकम टैक्स कमिश्नर, ये सर्विंग, तो ऑफ कोर्स उनका इंटरव्यू और ज्यादा टफ होगा, समझ में आ रहा है, तो वो और बहुत ज्यादा देर तक चलेगा। जो इन सर्विस है उसका बहुत ज्यादा देर तक चलेगा, जो नहीं है, because of course those who are in service, the expectation and the kind of questions which board asks to that candidate will be different, and the questions which will be asked to a 21 years old candidate will be completely different. Getting it, Omar? तो ये हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा इंटरव्यू सही है या नहीं है, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम स्कोर कार्ड देखेंगे। अगेन डिपेंड्स, कभी कभार हमें भी पता चल जाता है द काइंड ऑफ रिस्पांस द बोर्ड इज गिवन, हमें भी पता चल जाता है आप अपने खुद के एनालिसिस से, बट बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि इंटरव्यू अच्छा हुआ है लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, ऐसे। ठीक है? यस सर, ठीक है, बट एनीवेज वेट फॉर देयर स्कोर कार्ड। मुझे लगता है शायद हो सकता है उनका इंटरव्यू काफी अच्छा हो गया होगा, लेकिन मेंस में उन्हें अगर मार्क्स कम आ गए होंगे तो इंटरव्यू अच्छा भी होने के बावजूद भी अगर मेंस में कम मार्क्स आ जाते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं होते हैं कभी-कभार। दैट कुड बी द रीजन। यस सर, दैट कुड बी द रीजन। यस भाव्या। सर जैसे आपने अभी बोला था ना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, तो ये सर चीज मुझे सीखनी पड़ेगी कि आपको बहुत सीखना पड़ेगा भाव्या इसको लेकर। ठीक है? Yeah, I like your straightforwardness. That straightforwardness is of course needed. You are, आपकी एक सबसे पॉजिटिव चीज है कि आपके मन में जो भी होता है वो आप सीधे से बोल देते हो। लेकिन कैसे होता है ना कि यूपीएससी के इंटरव्यू में जब आप सिविल सर्विस के लिए जब ज्वाइन होते हो तो यूपीएससी कैसे होता है ना कि दो चीजें देखनी है, आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, यूपीएससी के जो इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि यूपीएससी डोंट चेक योर नॉलेज इन इंटरव्यू, दे चेक कि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर बायस हो क्या, किसी कम्युनिटी या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर आप बायस हो क्या, वो चेक करता है, तो वो नहीं होना चाहिए। you can have a straightforward answer, you can have your own stand, आप अपना एक स्टैंड दे सकते हो, आप अपना एक व्यू दे सकते हो, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ में बायस नहीं होना चाहिए। that's the most important thing which the इंटरव्यू बोर्ड लोग, अगर उनको ये लगता है ना कि कैंडिडेट अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन या कम्युनिटी को लेकर बायस है तो स्ट्रेट फॉरवर्डली वो 0 मार्क दे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? यस सर। ठीक है, आई विल डिस्कस अबाउट इट। इंटरव्यू तो अभी बहुत अभी 5-6 महीने की बात है, तो अभी फिलहाल तो हम पर ये सर है ना धीरे धीरे ही अपने व्यवहार में लाना होता है ना, एकदम से नहीं आता है ना, फिर नहीं आता है, बट हम करेंगे, हम उसको करेंगे, आप डोंट वरी अबाउट इट। जैसे कि इसको कैसे देखिए, आप अपने जो व्यूज होते हैं ना, तो व्यूज को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। यू माइट बी राइट बट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर व्यू, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ, लेकिन आप कोई भी स्टैंड जब ले रहे हो तो उसको आपको सब्सटेंशिएट करते आना चाहिए, तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो डिप्लोमेटिकली करते आना चाहिए, या फिर वो आपका जो भी स्टांस होता है वो ऐसे दिखाई देना चाहिए कि आप एक तरीके से हैविंग एन इंटेलेक्चुअल डिबेट और यू आर हैविंग इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। वो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कि वो आप पहले से ही कुछ एक मन में एक नोशन या पहले से आप कुछ अपने मन में एक चीज लेकर बैठे हो और आप उस पर रुक रहे हो, ऐसे नहीं। समटाइम्स यू नीड टू एग्री विद द बोर्ड as well। बोर्ड जब आपसे के साथ कोई चीज कहता होता है तो अगर वो सही है तो उसको आपको एग्री करना होगा, आप अड़ के नहीं बैठोगी कि मैं ही सही हूं, राइट? चल नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मुझे लगता है टुडे वी आर सपोज टू डिस्कस द, और कि अगर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अबाउट द रिजल्ट, यस्टरडेज रिजल्ट एंड ऑल। Anyone wants to ask anything? Yes. Sir, only one last question. Yes, okay. Amar, Sir, should we be diplomatic all the time? Should we be diplomatic all the time, or like if the question demands the diplomatic answer, you can. Yes, right. Sir. But if they are asking like, for example, I will give an example. You must have heard about answership. अब देखिए, मुझे पता नहीं क्या अभी तो हमें प्रीलिम्स एग्जाम का मतलब प्रिपरेशन करना है, वी आर फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, बट अगर अभी आप इंटरव्यू को लेकर
अभी से अगर आप आपके मन में कोई डाउट है तो अभी से हमको करना है। तो आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ द अंसार शेख। It was his first interview. Ansar Sheikh, I think all of you must be knowing about him, right? अंसार शेख का शायद आप लोगों ने ऑलमोस्ट एवरीबॉडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। तो एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था तो कि एक्चुअली उस समय में आईसिस का बहुत बड़े पैमाने पे क्या चल रहा था, वो तो प्रॉब्लम चल रहा था। ऑल ऑफ यू नो आईसिस व्हिच इज इन सीरिया और लेबनान और वहां पे चल रहा था। तो उस समय में द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू हिम कि व्हाट डू यू थिंक दैट कि व्हाई लाइक द क्वेश्चन, बिकॉज़ उस समय में न्यूज़ में आ रहा था कि मेनी इंडियन मुस्लिम्स हैव जॉइन्ड द ISIS, especially from Kerala and some other places. Many Indian Muslims have also joined ISIS. तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि what do you think are the reasons that why the some Indian Muslim youths are joining ISIS? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था. What is your opinion about it? As a Muslim, what you think so? So he said to the to the interview board that radicalization and radicalization of the religion, radicalization of the Islam. एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें बताया था कि व्हाट दीस आर द रीजंस फॉर दैट। एंड वो जब डिस्कस कर रहा था तो उसी समय में व्हाट इज आईसिस एंड ऑल जब डिस्कस हुआ तो ही सेड कि देयर आर सम गल्फ कंट्रीज में सुन्नी और शिया ये दोनों का क्या है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स एंड दैट सुन्नी एंड शिया दैट हैड गॉट extended to this current ISIS the crisis etc. So that's what he was saying. So immediately one board asked to Ansar Sheikh, who are you? Are you a Shia Muslim or are you a Sunni Muslim? Simply, just a simple question was asked to him. Which sect you belongs to? Are you a Sunni Muslim or are you a Shia Muslim? Then he replied, spontaneously replied that I'm Indian Muslim. So, when he gave that answer, I'm an Indian Muslim, then the board got, the board started laughing, every member of the board laughed. And then he said that one answer of mine gave me 175 marks in interview. तो वो इंटरव्यू में कहीं एक ऐसे जगह होता है ना जब आप कोई स्मार्टली आंसर देते हो, कहीं डिप्लोमेटिक, इट इज अ काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक आंसर ओनली, राइट? बट अगेन इट रिफ्लेक्ट्स योर इंटेग्रिटी टुवर्ड्स योर जॉब, टुवर्ड्स योर नेशन, टुवर्ड्स योर द प्रोफेशन एटसेट्रा। तो ऐसे कुछ एक 2-3 डिप्लोमेटिक आंसर आपको देने होते हैं कि जिससे बोर्ड को लगेगा कि यस, वंस ही जॉइंस द सर्विस देन ही विल बी एबल टू हैंडल सच टाइप ऑफ कि इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो पता चलता है। Got it, Omar? So you can't be diplomatic in all questions. In some questions you have to give your opinion, but in some questions you need to be diplomatic. Got it, Omar? Diplomatic हमें तब बनना होता है कि कोई ऐसा टॉपिक है कि जिसपे हम ना can't take a black and white the stand. Because कोई भी जो प्रॉब्लम है इंडिया का, whatever the social, economic and the problems are there in India, there are certain the topics where we can't take a black and white stand. We need to look at both the side of the the issue. Clear? And of course, yes, sir. Whenever you are giving the answer, you need to keep in your mind the constitutional values. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या वैल्यूज है? You cannot give any answer against our constitutional values. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज है उसके खिलाफ में आप कोई भी आंसर नहीं दे सकते, इवन दो यू डोंट लाइक और यू डोंट एग्री विद सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? लेकिन वी कांट गो अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यू कांट गो अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। मतलब जो भी आपको सपोज इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस समय में आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए कि इंडिया का इंटरेस्ट उसमें क्या है, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया में उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकता है, उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। सो वो हम करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट जब आप मेंस एग्जाम दोगे, मेंस एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस जब रहेंगे तो वी विल वर्क ऑन ऑल दिस टॉपिक्स। फाइन ओमा? यस सर, अंडरस्टूड। धीरे धीरे इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। और देखिए ये डिप्लोमेटिक आंसर कैसे देने हैं, ये सारी चीजें तब हो जाएंगी जब आपके पास भी कंटेंट आएगा, जब आपको सारे इश्यूज पता चलेंगे। जैसे जैसे आपके पास में जब वो हम मराठी में हमारा एक माना होता है कि जैसे जैसे वो घड़े में पानी भर जाता है ना तो वो शांत हो जाता है, तो जब आधा पानी होता है तो वो ज्यादा आवाज करता है। तो वैसे अभी कैसे कि आप लोगों के पास नाउ यू हैव सम नॉलेज, बट इसके बेसिस पे आप अपने वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। जब धीरे 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 जैसे वो कंटेंट आपके आपके पास आएगा देन यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी। गॉट इट ओमा? यस सर, यस सर।
Sorry, so all of you understood it? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, कोई और कुछ Sir, पूछ I रहा था? feel very confident now. Good, Kavya. Yeah. और कोई है? I think Pooja, you were asking something before Omar was asking some question. Pooja Gautam. Yes sir. बोलिए. सर yes sir, yes. सर एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा बन जाता है सर, कि लगता है कि पता नहीं सही होगा, कितने हो पाएंगे, ऐसा मतलब माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये सर वो कैसे थोड़ा ये कब overcome होता करना है? होगा? ये कब होता है? देखिए, ये कब कैसे होता है, मतलब मैं हमेशा एक एग्जांपल देता रहता हूँ कि सपोज अगर आप किसी इंसान को मिलने के लिए जा रहे हो और उस इंसान के बारे में आपको कुछ पता नहीं, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट पर्सन, यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन, तो उससे पहले हमें फियर होता है, राइट? उससे हमें पहले फियर होता है, फिर वहां पर जाने के बाद में वी आर नॉट एबल टू जज दैट पर्सन कि विच काइंड ऑफ पर्सन इज, हाउ रिएक्टेड, व्हाट। अब जब भी वो कोई कुछ बात कर रहे हैं तो वो क्या सोचकर पूछ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है या कोई जवाब हम दे रहे हैं तो वो क्या सोचकर पूछ रहा है, क्या समझकर पूछ रहा है, हमें पता नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम आंसर भी सही से नहीं दे पाते हैं, राइट? लेकिन जब उस इंसान से जब आप 3 बार या 4 बार मुलाकात करोगे या 8-10 बार मुलाकात करोगे, तो उसके बाद में यू कम टू नो अबाउट हिज पर्सनालिटी, यू कम टू नो अबाउट हिज नेचर, यू कम टू नो अबाउट हिज कभी कभार नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कोई क्वेश्चन अगर वो मजाक में पूछ रहा है तो आप उसको सीरियसली ले लेते हो, कभी वो सीरियसली पूछ रहा था आप उसको मजाक में ले लेते हो, तो ये हमें पता चल जाता है, राइट, आफ्टर सम टाइम। तो यूपीएससी का भी वैसे ही है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे डू, they go in exam hall without realizing the psychology of the UPSC question paper। और देखिए अब यूपीएससी के अब एग्जाम हॉल में क्या होता है ना कि जब आपको यही नहीं पता है कि ये सवाल किस बैकग्राउंड में पूछा गया, किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है और क्यों पूछा गया है, तो वो फिर वो सबको कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जब हम कर रहे हैं ना, पिछले 17, 18, 19 का क्वेश्चन पेपर या 20 का क्वेश्चन पेपर, हमने जो पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर जो एनालिसिस किए हैं, उससे हमें क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, बट उससे ना अपने को एक आइडिया आ जाता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब क्वेश्चन फ्रेम करता है तो यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है, किस तरीके के क्वेश्चन ट्रैप होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इजी होते हैं, कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, which type of questions we are not supposed to attend it। So when we realize that in exam hall we will not have that pressure, what happens ki the pressure will come to those students who never see the previous year question paper, or even if they have seen that they see it only once or twice in the whole preparation। पूरा जो 3 साल 4 साल लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, एंड कभी कभार एक बार क्वेश्चन पेपर देखते हैं, फिर उसके बाद में कभी देखते नहीं है, दे आर जस्ट रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग, एंड व्हेन दे गो इनटू द एग्जाम हॉल देन वो क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये है पूजा कि जब आपको पता है कि यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस पेपर 1 में, 100 में से 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आप एलिमिनेशन राउंड से, थंब रूल से आप सॉल्व कर सकते हो। कहां पर ट्रेंड क्या है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, कौन से क्वेश्चन में गलतियां होती है, क्वेश्चन में मिस्टेक्स होते हैं, लाइन में स्टेटमेंट में नॉर्मली यूपीएससी कहां मिस्टेक करता है, कौन से जगह पे वो आपको ट्रैप में पकड़ने की कोशिश करता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कौन से हैं, एंशिएंट इंडिया में कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, मेडिवल इंडिया में कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, पॉलिटी में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन से नहीं करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और नहीं करना है। ये जब आपको पूरा जब पता चल जाएगा ना, तो एग्जाम हॉल में आपको वो डर नहीं रहेगा। What happens, you don't know the question paper, you have not studied, you have not analyzed the question paper, you are going into the exam hall, you have studied, you have information, but when you don't know the psychology of the question framer, you get the tension। तो जब भी आपने ये जो हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं, बार बार मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करता हूँ, बार मैं 2-3 क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को मैं 4 बार या 5 बार डिस्कशन करता हूँ, इसलिए so that you can become familiar with the way the UPSC is asking the question। familiar बनना मतलब जब आप familiar हो जाते हो तो आप रिलैक्स हो जाते हो, राइट? तो जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो आपका परफॉर्मेंस सही हो जाता है। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको पता है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, किस तरीके के सेंटेंस फ्रेम करता है, कौन से क्वेश्चन ट्रैप वाले हैं, कौन से क्वेश्चन ट्रैप वाले नहीं हैं। तो जब आपको ये पता रहेगा तो एग्जाम हॉल में प्रेशर नहीं आएगा। एंड दैट्स द सेम प्रॉब्लम व्हिच यू हैव फेस्ड लास्ट ईयर। आपकी पढ़ाई काफी अच्छी थी, बट मुझे लगता है लास्ट ईयर आपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस वैसे नहीं किया था जैसे आपने पिछले अभी आई थिंक यू आर विथ मी फॉर लास्ट 2 to 3 months नाउ। तो हमने जितना भी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, जितने में हमने क्वेश्चन को देखा है, तो अभी आपको एक आइडिया आ गया है कि यूपीएससी नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछता है। नाउ यू हैव बिकम फेमिलियर विद द डिमांड ऑफ द यूपीएससी इन प्रीलिम्स एग्जाम, नॉट इन मेंस। मेंस का तो हम बाद में देखेंगे,
but now you have become familiar with the trend of the UPSC question, familiar with the way UPSC is framing the question, familiar with किस तरीके के वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमी में पूछता है. तो पहले शायद आप लोगों ने ऐसे कभी डिस्कस एनालाइज नहीं किया होगा ना कि इकोनॉमिक सर्वे से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर बेसिक इकोनॉमी पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हमने देखा था ना कि कैसे नॉर्मली क्वेश्चन होता है, कहां पर नॉर्मली मिस्टेक्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और मनोरमा ईयर बुक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये अभी सभी को पता नहीं था. सो दैट्स व्हाई वो प्रेशर आ जाता. तो अभी वो प्रेशर नहीं आएगा. क्लियर पूजा? Yes. एंड बिलीव मी, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वट एवर द सजेशन आई एम गिविंग टू यू, यू विल कम टू नो कि मैंने जो बताया तो उसको आपको क्लिक हो जाएगा कि सर ने इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसा डील करने के लिए कहा गया था, तो वो क्लिक हो जाएगा, वो आपको प्रेशर नहीं. क्लियर? Sir, I have a question. यस काव्या. Sir, we are almost here. We are in the end of this, preparation. We are entering the prelims. I mean, the truest sense of UPSC. Right. So this period is, it is told to be a very crucial period for the aspirants, because we have less than 2 weeks, and we exert a lot of as you said, we exert a lot of pressure on ourselves. So we can be relaxed at this phase. So can we be relaxed? We should. See, those who have understood the exam, nature of the exam, those who have studied the basics of the exam, those who have understood how to deal with the questions of the prelims question, they will be relaxed. Those who have still not realized it, they will be under pressure. Okay, so because we see a lot of people saying you must this is the very crucial time. You should be very you should focus. You should focus, and you should bring that oneness in the mindset of you. So I'm saying in my case, because if I be relaxed, most of my friends says you're not studying, you have exams. You're so relaxed. Then and that that itself gives me a knowingly or unknowingly, it is itself giving me a tensed feel. But I'm not at all tensed. I'm very very much relaxed. But I feel like am I going on the right track? I should be always studying, and I should be always tense, or even though I feel confident, maybe it is for the first time I feel very anxious about it. That is what I'm going through. You are right, it happens, but मुझे लगता है कि unnecessarily taking burden and tension in this last moment, it will create more problem to you, rather than focus कि what we have. देखिए, if you want to study, what you should study, those topics which you have not covered till now, or those and again not read anything which is available to you. You read as per the trend of the exam. Like if you have gone through the 19-20 question paper, you have seen the areas, you have seen the topics, you have seen the areas where the UPSC is asking question. So if you have not covered it, do it. So unnecessarily don't have that suppose if that thing is haunting to you back of the mind, you have not covered this, complete it. But unnecessarily don't read each and everything. Don't read for 15 hours, 16 hours, because since exam is ऐसे नहीं है. You need to start your preparation long back, so that at the last moment you should not, you don't need to burden yourself. Got it, Kavya? Okay, sir. So is it good, or is it It's normal good to watch it's matches, or yes, be school? I'm just used to be like this, but this is no, if you really have giving. if you have covered all the basics, if you feel so, Yes, yes, sir, I have I'm covered very all the basics, confident, and then but it's fine. when I'm relaxed and when I'm cool, I'm really attempting the question so well, and I'm doing it so good. Yes, right. But when I feel really tensed, it is all going upside down. Right. That's what happens. That's what we are not supposed to do. That's what I'm telling to you. This exam is also about your personality. It's not the test of your, the knowledge. It's not just the test of your information. How you deal with this situation, that is also a test. Clear? I'm very clear, sir. Thank you so much. Chale. So Fine. Anything else? Yes. Sir, the gap which we have between paper 1 and paper 2, sir, 2 hours, 3 hours, what should we do? Should we revise
seriously for the CSAT, or should we take some rest? Nothing. Just take a rest. Just take a rest. Don't discuss anything about your GS paper 1. No need of because see what will be revise. आपके 2 घंटे में क्या रिवाइज करोगे? पूरे साल भर में आपने कुछ रिवाइज नहीं किया तो वो 2 घंटे में क्या करोगे? There will be no much impact on your because in CSAT paper there is nothing to revise. In CSAT paper you just need to go and solve the question. Right? You have to solve the passage, you have to solve the reasoning, you have to solve the question, that's it. There is nothing to revise, right? In GS paper 2, CSAT. Because what happens, Omar, we have some, you can say capacity कि पूरे दिन भर में आप कितना अपने दिमाग पे आप प्रेशर डाल सकते हो, उसका कैपेसिटी होता है. Already you have given a GS paper in the morning, and अगर दोपहर में आप रिवीजन करोगे तो आप पढ़ाई भी अभी करते हो ना कि बहुत सारे लोगों का ऐसे होता होगा कि 4 घंटे आप पढ़ाई करोगे तो आपका ब्रेन हैंग हो जाता है. It happens with you, like when you continuously read for 4 hours, then your brain get hangs. Whatever you are reading वो फिर आपको वो दिमाग में नहीं चला जाता है. हमारा ऐसे होता है, कभी किसी के साथ में हुआ ऐसे कि कुछ होता है. It happens with कुछ लोगों के साथ में वो 1 घंटे में होता है, कुछ लोगों के साथ में वो 4 घंटे में होता है, कुछ लोगों के साथ में वो 3 घंटे में होता है. For example, when I used to study, when I used to read continuously for 2 hours, after 2 hours I used to get exhausted, and फिर I have to take at least 10 to 15 minutes break, or at least half an hour break, and to come back again and study. It happens with me for after every 2 hours. तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप जीएस पेपर 1 मॉर्निंग में दोगे, उसके बाद में 2 घंटे आपने उसको पूरा जीएस पेपर 1 के लिए भी कुछ आपका मेंटल एक्सरसाइज हुआ रहता है, मेंटली आपने कुछ पढ़ाई की, आप अपने एग्जाम सॉल्व किया है. उसके बाद में अगर आप वापस वो बीच वाले पीरियड में आप रिवीजन करोगे, देन आप एग्जाम हॉल में जब जाओगे ना, यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड. फिर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, व्हाटएवर द पैसेजेस यू आर रीडिंग इन द एग्जाम हॉल, व्हाटएवर द रीजनिंग क्वेश्चन यू आर रीडिंग इन एग्जाम हॉल, व्हाटएवर द क्वांट क्वेश्चंस यू आर रीडिंग इन एग्जाम हॉल, वो समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ रहे हो आप, बिकॉज योर ब्रेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग नाउ. बिकॉज उसकी कैपेसिटी उतनी है कि वो 2 या 3 घंटे मैक्सिमम क्या कर सकता है, वो पढ़ सकता है. उसके बाद में जो भी आप पढ़ रहे हो ध्यान में नहीं होता है. तो फिर उसके बाद में क्या होता है, देखिए सेम क्वेश्चन पेपर, सेम सीसेट का क्वेश्चन पेपर जब आप दूसरे दिन सॉल्व करोगे, जब आप ब्रेक लेके सॉल्व करोगे दूसरे दिन, तो वो आपको आसानी से सारे समझ में आ जाते हैं. तो दिस हैपेंस विद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कि बीच में जब आप वो जीएस पेपर वाला खत्म होने के बाद में 2 से 3 घंटे जो होते हैं, उसमें आपको ना पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है. सिंपल लिसन सॉन्ग, वॉच न्यूज, या फिर हैव दिस नॉट अबाउट स्टडी. आप नॉर्मल कोई भी दूसरी चीज को क्या कर लीजिए, उसको डिस्कशन कर लीजिए, सो दैट कि एग्जाम हॉल में जब आप सीसा पेपर में जाओगे तो वहां आप जो भी पढ़ रहे हो वो दिमाग में चला जाए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, वो 2 घंटे में आप पढ़ाई करोगे, सुबह 9 बजे से आप एग्जाम हॉल में हो, 2 घंटा आपने जीएस पेपर दिया हुआ है, वापस 2 घंटे आप रिवीजन करोगे, 2-2.5 घंटे रिवीजन करोगे, फिर वो सीसैट हॉल में फिर आपका दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा. ऐसे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसे हुआ है. दे कंप्लीटली गेट ब्लैंक इन सीसैट पेपर even though they are very good in passage reading. Passage reading का ये प्रॉब्लम होता है, passage reading इसलिए समझ में नहीं आता है बिकॉज आपका जो कैपेसिटी जो है ना, वो खत्म हो चुकी है समझने की, ग्रास्पिंग की, उस दिन की कैपेसिटी. क्लियर ओमर? Yes, so this is very true. This happens with me. So what you have done between the GS paper 1 और पेपर 2 का जो पीरियड था, तो उसमें आपने पढ़ाई की थी या क्या किया था? आपने कुछ डिस्कशन किया था उस समय? So मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया था, like I was normal, but then also same thing happened with me. That happens one reason because we have already given exam in the morning. Because GS पेपर 1 को भी सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग लगता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है. तो you are already mentally exhausted after one paper. That is also the 2 hours paper. फिर उसके बाद में अगेन सीआर पेपर 2 में जब आप चले जाते हो ना, तो वो इसलिए ब्लैंक हो जाते हैं बिकॉज आपकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है. इट्स नॉट बिकॉज कि आप कर नहीं पाओगे, इट्स बिकॉज ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है, और इसीलिए सीआर पेपर जानबूझकर दोपहर में रखा गया है. मैं आपको बताऊंगा कि वही पेपर अगर आप मॉर्निंग में रखोगे ना, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व करोगे. द मॉर्निंग 9 to 11 वाले बैच में सीआर पेपर में जब वो दोपहर में रखा गया है, तो उसमें फिर यू गेट एग्जॉस्टेड. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can we take some nap for 15 minutes, half an hour? Or if you have a habit of taking nap, you can take it, because I have a habit. If I take a nap of 15 to 20 minutes, my brain gets again activated. So you can do that. That's a good habit actually, and it's a sunnat as well. अगर आप दोपहर में खाना खाने के बाद में या after lunch, if you take a 15 to 20 minutes nap, it's good.
ऐसे नहीं है कि आप 1 घंटा 2 घंटा सो जाएंगे, फिर अगेन बहुत ज्यादा देर तक सो जाओगे तो फिर यू विल हैव अ हैंगओवर ऑफ दैट स्लीप इन एग्जाम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट 15 to 20 इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ दैट, अगर आपको उसकी आदत है तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, यस सर आई स्लीप फॉर 1 hour डेली दोपहर में आफ्टर लंच। Yes, sir. नहीं 1 hour नहीं होना, इट्स नॉट शुड नॉट बी 1 hour शमामा, इट शुड बी but it's just a nap, but I don't know, but I get तो आपका sleep. नाप 1 घंटे का होता है। Yes sir, 1 hour or at least half an hour. ठीक है, half an hour is okay, half an hour is okay, but 1 hour 2 hour that's too lengthy. मेरा नैप Yes sir, I should agree with मैक्सिमम 10 minutes या 12 minutes रहता है। ऐसे मतलब अच्छा लगता है। मैंने बहुत जगह पढ़ा है, even I have also observed it, after taking a 10 to 15 minutes nap, you get activated again, your brain starts working completely, because वो 10-15 मिनट के लिए आपका ब्रेन जो होता है ना वो स्टॉप हो जाता है काम करना, तो उससे एक रेस्ट मिलता है और अगेन यू कैन वर्क बैक। तो अगर if you have the habit of taking nap after you, please do that. Yes, Omkar has said 26 minutes is a perfect nap time. He has given exactly the time, 26 minutes. ठीक है, any other doubt? Sir. Yes. Sir, when the result came today, and I have seen a lot of people, one or three people's interview that they have qualified in one attempt. First attempt, right? Yes, sir, and it's with coaching. It's not without coaching, but still, I don't know, but why I got said that I'm still in this cycle, and I underestimated myself that they have reached their goal and I'm still in the cycle and going exhausted and tedious. So I don't know. Today I was very upset. Not very upset, but a little sad. That's why I wanted to discuss this with you, because हो सकता है some people must have got motivated after seeing the result, some people must have got demotivated after seeing the result. So yes, Shamama, you are right. That's what I'm telling to you, Shamama, ki those people who have got the right guidance at the beginning, they will get through in the first attempt itself. And those people who get trapped in that system, तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है, ध्यान में रखिए कि कि those people who have got trapped into that cycle, but once they get enlightened, they give the good the result. Like for example, Junaid Ahmed, in 5th attempt he got All India rank 3rd, right? So in the beginning he could not qualify the prelims as well. पहले 2 attempt में तो वो prelims भी qualify नहीं पाया, but उसके बाद में in 4th or 5th attempt he got All India ranks 2 or 3 something. So that could also happen with you, but ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी don't think about it, Shamama. Don't compare yourself with others. That is the most the bad thing, Shamama. Comparing with others. So, but when I see the people, see, Shamama, I'll tell you one thing. I'll tell you one thing, Shamama. Those people who got qualified. Example, Riya Dabi. You're talking about Riya Dabi, Shamama. She got qualified in first attempt. But the background, her background, your background, her education background, your education background, her family background, your family background, they are completely different. So you can't compare ourselves with any other person. Every person is unique. Every person is different. So of course, since she had a background, the civil, her parents were also, they were already in the, on the government jobs. They were already in the, gazetted jobs. Her sister is also there. She started her preparation in a right way since from maybe from first year or second year. So don't compare yourself with others. As we should always try to improve ourselves with हम अपने में क्या improvement कर सकते हैं वो हमें देखना है. We should never try to compare with others, Shama. Sir, but people around us, like everyone was saying that how she got selected. It's like a magic. So ऐसा magic कुछ नहीं होता है, Shama. There is nothing like magic. If they have one thing, I'll tell you one thing, Shama. If they have qualified, it doesn't mean that they qualified only 1 hour preparation, 1 year preparation. They have started their preparation 3 years back, and with right guidance. That's it.
But she was saying that in 1 year after graduation, she started the preparing. नहीं, serious preparation she started maybe after graduation. बट पहले से वो बैकग्राउंड जो होता है ना, वो पहले से होता है. Yes, background was prepared. तो अभी सपोज अगर मैं ये सवाल क्वेश्चन मिताली को पूछूंगा, मिताली व्हाट विल बी योर आंसर व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर सीरियस प्रिपरेशन? मतलब जैसे आपका राइट प्रिपरेशन, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या लग रहा है कि कब से आपका एक्चुअल में प्रिपरेशन हो रहा था? हाउ मेनी मंथ्स? From last 7 to 8 months. 8 months. लाइक उससे पहले आपने जो किया था वो ऐसे ही चल रहा था, राइट? तो जब when she saying कि I have prepared only for 1 year, it doesn't mean that कि exactly 1 year से उसका serious preparation she must have started after 1 year, like in the last 1 year. बट उसके पहले कुछ बैकग्राउंड प्रिपरेशन हो चुका होता है, ठीक है? सो डोंट कंपेयर, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स. दिस इज अगेन वन ऑफ द important कहने से हम कहेंगे कि this is one of the most common drawback of personality, that is not comparing with others or comparing with others. Sorry. हाँ, यस, बोलिए पूजा. सर, जिन लोगों का बैकग्राउंड अच्छा होता है वो लोग तो खाने की टेबल पर भी आर्टिकल सीख रहे होते हैं, ऐसा देखा है. राइट. चलिए, तो इतना compete करना मुश्किल हो जाता है एक जिनका बैकग्राउंड अच्छा. ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है. मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जिनके मतलब फैमिली बैकग्राउंड सिविल सर्वेंट का नहीं है या फिर जो बहुत सारे रिच हैं, ऐसे नहीं है. आई विल गिव यू मेनी एग्जांपल्स एज वेल कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड सही था, जिनके पेरेंट्स आईएएस थे, उनके भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स. आई हैव मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स whose parents were IAS IPS officer, but they could not qualify. And I've seen many students, those who are from very humble background, कि उनके पास में as you rightly said, उनके पास में पढ़ाई करने के लिए भी किताबें नहीं होती थी. इंटरव्यू के लिए जाने के लिए उनको दूसरे से उधार पैसे मांग कर जाना पड़ा था. तो it's not about whether you are poor or whether you are rich, whether what background you have. It's about your attitude. It's all about your कि आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं. पर्सनालिटी एक ऐसी चीज होती है ना कि वो चीजें बैकग्राउंड देखकर डेवलप नहीं होती है. तो वो जो अप्रोच होता है आपका, जो चीजों को देखने का जो तरीका होता है, चीजों को समझने का जो तरीका होता है, वो कोई भी हो, चाहे वो बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो डेवलप हो जाता है. तो वो अपने पास होना चाहिए. और एक पूजा. यस सर. बट इसमें ये भी होता है कि उन लोगों को चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है. जितना हम स्ट्रगल करके पाते हैं वो चीजें उनको इजीली अवेलेबल होती हैं. तो ये डिफरेंस हो जाता है थोड़ा वहाँ पे. इजीली अवेलेबल होने के बावजूद उसको समझने की सलाहियत होनी चाहिए. That's the most important thing. Available होना. हाँ. So even after that, Bihari tops the exam. Like 4 Biharis in top 10. Even the Bihari is the topper. Shubham Kumar. सर, उसके बावजूद भी यानी बिहार से टॉपर आते हैं. तो यानी ऐसा कुछ नहीं है. मतलब सर, because she is Bihari, so I think I'm just no. I don't think she is from Bihar. Pooja, are you from Bihar? Her tone doesn't looks like she is from Bihar. UP. Which districts of UP? सर, हरदोई. Yes, यूपी और बिहार से ज्यादा होते हैं. पिछले कुछ दिनों से साउथ इंडियंस आर आल्सो टॉपिंग द एग्जाम. ठीक है. महाराष्ट्रियन. I was talking about Maharashtra when I used to prepare. उस समय में महाराष्ट्र से 4 या 5 ही लोग होते थे मुश्किल से. But now I have read in the newspaper that we have got more than 100 students from Maharashtra out of 700. तो पिछले कुछ दिनों से या टॉपर में भी महाराष्ट्रियंस आर नॉट टॉपर, बट ओवरऑल लिस्ट में जो नंबर्स है महाराष्ट्रियन का बहुत ज्यादा होता है पिछले 4-5 सालों में. यस भाभी. सर, राजस्थान का मुझे पता नहीं है. आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट राजस्थान से होते हैं बट उतना ज्यादा नहीं होता है. मैक्सिमम शेयर जो मैंने देखा, मैक्सिमम शेयर इज फ्रॉम यूपी, बिहार and Maharashtra is also having a good share in this exam, and from Kerala also, Kerala and Tamil Nadu होते हैं. बट मैक्सिमम जो होते हैं वो महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार से मैक्सिमम. So, but these states are very big states. हाँ, big states as well as population भी वहाँ पे बहुत ज्यादा है, and as well as education system वहाँ का काफी सही है. तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं उसके पीछे.
So in West Bengal, there is no coaching for IAS and there's no infrastructure. Right. So that's why we lagged somewhere. होते हैं every year, there are many, people from Bengal also get selected, but number उतना ज़्यादा नहीं होता, but होता है. There are many Bengalis who get selected in IAS, but number उतना ज़्यादा नहीं होता है compared to others. They have to come to Delhi. Like many people can come to Delhi and they prepare for the. अभी नहीं है, अभी ऐसे कुछ नहीं है. वो था एक समय में कि दिल्ली जाकर प्रिपरेशन करना होता है, but now I think पिछले 2-3 साल से there is no any such thing कि आपको दिल्ली जाकर प्रिपरेशन करना है because of the technology. For interview. हाँ, तो इंटरव्यू के लिए तो जाना ही पड़ेगा. इंटरव्यू के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा ना. इंटरव्यू देने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा. To prepare for interview, you have. ऐसे कुछ नहीं. अभी फिलहाल इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी ऑनलाइन बहुत सारे जगहों पे हो चुका है, तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. एनी अदर डाउट? किसी और को अगर कोई है तो बताइए. If you people want geography test tomorrow, I will take it. अगर आपको चाहिए तो, because मुझे लगता है कि हमें मैप रीडिंग भी करना है ना. मैप रीडिंग, वर्ल्ड मैप एंड वर्ल्ड मैप एंड इंडियन मैप हमें करना है. तो I think it would be nice, it would be more fruitful if you were done with that subject and then go for the geography rather than having geography test exclusively. We will be having a the comprehensive test including all the subjects next week. Yes, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होगा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट नेक्स्ट मंथ में. एनवायरनमेंट आल्सो बिकॉज़ वी आर डन विद द एनवायरनमेंट आल्सो. फाइन. यस सर. चलिए. एनी अदर डाउट्स? अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. टुमारो इज संडे, राइट? यस सर. Yes, sir. So what you are planning? You are going to take off tomorrow or you are going to study, revision करने वाले हो? Yes, sir. Revision. Write CSAT test alone. Yeah, I will be giving a CSAT test to you tomorrow. For tomorrow, आप CSAT का टेस्ट दे दीजिए. अभी CSAT को थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए. Those people are still getting low marks in CSAT or not qualifying. थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए उसके ऊपर भी. I will be also giving a CSAT paper to you. And again, believe me कि यहाँ पर अगर ये जो टेस्ट पेपर जो मैं आपको दे रहा हूँ, whatever the test paper I am giving it to you, that is bit difficult than the UPSC का जो होता है, उससे difficult होता है. But again, even in this exam, you are getting around 80 to 60% mark. It means in exam hall you may be getting around 80 to 90 marks. 10 marks आप plus समझकर चल दीजिए. ठीक है? और सर इसमें 33 रहते हैं. Sorry? 33% चाहिए रहते हैं ना इस सीसेट में. 33. You need to get 66.66 marks to qualify this. Our target should be 75 marks. 75 to 80 marks हमें हमारा टारगेट होना चाहिए एग्जाम हॉल में. To get 75 to 80 correct the marks, we need to get around 30 correct answer out of 80. Out of 80, 30 after deducting your negative the answers. 30 सही आने चाहिए. 30 सही अगर आते हैं तो we get 75 marks. ओके सर. ठीक है. So should I give the CSAT paper? You should. Why should not give the CSAT paper tomorrow? What is your problem, Shabama? So because I cannot sit continuously for 2 hours, so I have to take a break, and when there is a break. No. आप कंटिन्यूसली एक जगह बैठकर ऐसी कोई जगह देख लीजिए जहाँ पर आप कंटिन्यूसली 2 घंटे बैठकर टेस्ट दे सकते हो. आपको करना पड़ेगा. You have to arrange it. Okay, sir. Okay, you cannot sit means medical problem you have or क्या है? आप 2 घंटे आप नहीं बैठ सकते. What is that problem? मेडिकल प्रॉब्लम है आपको? 2 घंटे कंटिन्यूसली आप नहीं बैठ सकते? No, sir. I don't have any medical problem. Actually, there are a lot of my sisters and my brothers are there who are always making noise. So it's very difficult to sit for 2 hours. And there is a very yes, a lack of concentration. नहीं, आप कहीं और जाइए ना. कोई स्टडी रूम है, आपका कॉलेज है, आपका कहीं जगह होगा स्टडी. I will arrange it. Inshallah. You will go to the college, you go to the study rooms or you go to garden. आपके आसपास में कहीं शांत जगह होगी तो वहां पर जाकर बैठकर कर लीजिए. You go to friend's house. There are so many things you can do, right? Yes, sir.
ओके, एक्चुअली आई वांटेड टू डिस्कस साइंस एंड स्पेस वाला जो टॉपिक है, इसलिए लगातार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई वांटेड टू डिस्कस इट विद यू, पर मुझे लगता है कि विद इन हाफ एन आवर वी मे नॉट बी एबल टू फिनिश इट ऑफ. We will do it on Monday. Tomorrow I will be taking off. कुछ टॉपिक्स हैं सोलर सिस्टम पे, हमने देखा है कि एक या दो क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर, देयर आर 1 or 2 क्वेश्चंस. बेसिक्स तो हमने किया हुआ है ज्योग्राफी में, बट स्टिल आई विल बी डिस्कसिंग इट विद यू सो दैट कि कोई भी बेसिक क्वेश्चन अगर आएगा तो उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. रिसेंट रिसर्च को लेकर क्वेश्चन आता है. रिसेंटली वी हैव डिस्कस कि जिनेवा में एक नया प्रोजेक्ट किया जा रहा है. एनीवन रिमेंबर? इंडियन एक्सप्रेस में आया था, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन का जो डिस्कवरी किया जा रहा था. तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक, या फिर बेसिक सोलर सिस्टम पे आएगा तो वो हम मंडे करते हैं. मंडे 1 day it will take 1.5 hours is sufficient for doing so. और पूछ लीजिए, बिकॉज अभी ये लास्ट वाला जो मोमेंट है, दैट्स मोमेंट इज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो भी फियर है एग्जाम को लेकर, अभी भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कोई भी सब्जेक्ट को लेकर, या कोई भी रिसोर्सेस को लेकर, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, स्ट्रेटेजी को लेकर वगैरह. यस ओमर सर, shall we start environment ecology from Monday, because we haven't still completed geography, so but the next subject is environment ecology. So कब से शुरू करना है सर? एनवायरमेंट इकोलॉजी तो मैंने पढ़ाया है ना, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट. हाँ सर, वो तो हो गया है, बट आई थिंक जो आपने वो दिया था शेड्यूल, तो रिवीजन के लिए. हाँ सर, यस सर, रिवीजन के लिए. ओके फाइन, आई विल गिव इट यू ऑन मंडे, नो प्रॉब्लम. टुमारो यू गिव द टेस्ट and after the test Monday I will be discussing it. ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब हो जाएगा स्पेस वाला, तो उसके बाद में you can start your environment and ecology revision. मैंने आपको बताया भी है, आप ही मुझे बताइए कि क्या करना है, little rather than I telling that what to study for environment and ecology. You people tell me. We have discussed the previous question paper. तो आपको क्या लग रहा है कि environment and ecology में कौन से ऐसे एरियाज है, कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं? You give me the list of those topics. Yes. One by one. सर recent Ramsar sites, recent national park, recent जो developments, recent news. Okay, so national parks, biosphere reserves and sites जो न्यूज में है उस पे पूछा जाता है. IUCN रेड लिस्ट में कोई अगर आया रामसर साइट, ये सब सर उसमें ज्यादा है. साइट तो नहीं आता है IUCN रेड लिस्ट में, उसमें कोई स्पेसीज आता है IUCN रेड लिस्ट में. यस सर. हाँ, स्पेसीज अगर कोई आता है. रामसर साइट में भी बहुत से अभी ऐड हुए. ठीक है, चलिए. ऊपर से कोई नए जो इन्वायरमेंटल बॉडी है, दिल्ली एयर पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी, उसके और सर दूसरे जो इंटरनेशनल बॉडीज अभी बने, तो उसमें भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर्स वाला, यू आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स. ठीक है. इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल अमेंडमेंट्स, इंटरनेशनल ये इसके ऊपर हमने किया था. ठीक है, ये तो हो गया करंट वाला. बेसिक में क्या आता है पूजा? No, दो पार्ट्स होते हैं ना हमेशा. एवरी सब्जेक्ट है 2 parts. One is the static part and another is dynamic part. तो स्टैटिक वाले पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में? यस सर, बोलिए शबान. there are questions about the global warming and agriculture. Yes, sustainable agriculture. Yes, United Nations village and zero carbon neutrality. So and there are about the funds, UN funds like green climate Paris Agreement, terms in the news, Kyoto Protocol. ठीक है, ये तो अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे. बेसिक में हम देखेंगे, बेसिक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इकोसिस्टम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एनर्जी पिरामिड या फिर एनर्जी फ्लो, as well as cycles, various cycles in the the ecosystem, carbon cycle, phosphorus cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle. इस पे बेस कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक में. इन्वेजिव स्पेसीज क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये बेसिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है इकोसिस्टम और इकोलॉजी पे, बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल. देन फिर उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ट्रीटीज हो रहे हैं क्या, इंडिया अगर कोई ट्रीटी का पार्ट है, या फिर नेशनल एक्शन प्लान्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उसके अलावा पोल्यूटेंट, कोई अगर पोल्यूटेंट है, कोई अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस अगर कोई इमिट हो रहे हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल लेवल पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल,
या फिर यूएनएफसीसी एजेंडा 21 या पेरिस एग्रीमेंट, इस तरीके के जो होते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। वो तो हमने ऑलरेडी बेसिक जो चाहिए ना, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। बस आपको क्या करना है कि आपको ना क्वेश्चन को समझना है, एग्जाम हॉल में उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। और ये क्वेश्चन जो हमने देखे हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एनवायरनमेंट क्वेश्चन, वी हैव सीन दैट कि हमने देखे थे कि एनवायरनमेंट में 2-3 ऐसे क्वेश्चन था, वेरी लेंथी स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है, फिर 4 स्टेटमेंट दिया जाता है, उसमें से ABCD में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, पूछा जाता है। तो उसमें भी हमने देखा है ना कि कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है। सो डोंट टेक एनी अननेसेसरी बर्डन, हो जाएगा। बस जो करंट में जो न्यूज में है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, द टर्म्स जो रिसेंट न्यूज में थे, जैसे कि किगाली अमेंडमेंट वाला है, या फिर अगर कोई सपोज अगर कोई पोल्यूटेंट है जो न्यूज में है, या फिर उसको लेकर अगर गवर्नमेंट ने कोई कानून वगैरह बनाया हुआ है तो उसको देख लीजिए। या फिर अभी इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का था ना, मतलब किगाली अमेंडमेंट, तो हाउ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पांसिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, how the chlorofluorocarbons were responsible for the ozone depletion. Very simple basic question they do ask. Yes sir. Even sir WHO के जो नॉर्म्स है तो हाँ, अभी तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, because अभी it's a very recent the decision of the WHO, so that may be asked in the next prelims exam or that may be asked in the mains exam. Mains में हो सकता है, they can ask it in mains, but I don't think so. They might ask a question on these new criteria of the WHO of the the air quality index, right? Air quality index से related आप कह रहे हो ना, जो अभी recently air quality index वो भी है, and recently World Bank has also decided to not declare the ease of doing business index वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये शायद अगले प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाएगा, but not in this prelims exam. Yes sir. Sir, mostly we have done studies, like we have completed studies, but the confidence only we'll get after solving the comprehensive test. Right. वो confidence sir जब भी आएगा वो आ जाएगा, don't worry about it. Comprehensive test yes sir, for that we will have a comprehensive test, but again as I told you, I'm I'm a single person, so I may not be able to frame the question paper as the standard of the UPSC, because उसके लिए UPSC के पास में 15 experts होते हैं, more than 15 to 20 experts who sit and they frame the question paper, and they have a luxury of 2 months to frame one single question paper. अब मुझे आपको क्या करना है, I have to frame 5 to 6 the comprehensive test paper. There could be some like printing mistake हो सकते हैं, I'm just telling to you, but the question का जो तरीका है, जो tone है, statement है, I'll try to keep it as as similar to the UPSC, that's it. और जो अब मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि जो whatever the test I'm giving to you, whatever the question I'm giving to you, the question will be repeated as it is in exam hall. It will not be like that, but again I will be trying to cover those areas. I will be trying to cover those topics on which UPSC is repeatedly asking the question. And when I'm framing the question, I will try to make the statement similar like the UPSC, so that you can get familiar with the question framing, with option setting, etc. Because आज दोपहर में हम कोई एक क्वेश्चन डिस्कस कर सब में कोई लोग डिस्कस कर रहे थे, I think that question was related to I think इकोनॉमिक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। तो उसमें देख लीजिए, चौथा स्टेटमेंट जो यूपीएससी ने दिया था, चौथा स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो हमेशा से चाहे ज्यादा है, राइट? तो वो तो बेसिक हमें पता है, एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी दे नो दैट बेसिक थिंग, दैट कि करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में हमेशा से है, एम आई राइट? और बेसिक चीज और क्या है कि इंडिया का जो सर्विस में जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज्यादा है, ये बेसिक सभी को पता है, एम आई राइट? यस सर, एम आई राइट? ऑल ऑफ यू नो दिस, ऑल ऑफ यू नो दिस। अब ये जब आपको पता है तो आंसर निकल रहा है ना, ऑप्शन में हम देखेंगे 1 3 4 दिया हुआ है वहां पर। तो ये जो फ्रेम, जो जिस तरीके के ऑप्शन यूपीएससी फ्रेम करता है ना, वो बहुत ज्यादा आपको मदद करता है एग्जाम हॉल में, लेकिन वो आपको आदत होनी चाहिए उसकी। या फिर आप क्या करोगे, वो स्टेटमेंट को पढ़ोगे, स्टेटमेंट अगर आप सही है या गलत है उसको फाइंड आउट करते रहोगे, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग, एंड इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द ऑप्शन डाउन, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा और अब सही से नहीं आएगा। तो इसकी आदत, दैट टेस्ट विल बी द प्रैक्टिस ऑफ reading at the statement, looking at the option and try to eliminate it and mark the answer confidently. Clear? Even if you were not aware about the first statement, by looking at the option, you could have easily marked 1, 3 and 4.
बिकॉज ऑप्शन में 1, 3 एंड 4 वाला एक ही ऑप्शन है मान लो। इज इट क्लियर? यस सर। तो वही करना है अभी। देखिए बेसिक सभी का दोज हुआ विथ मी फॉर लास्ट 7 to 8 months, बेसिक जितना चाहिए उतना मैंने सभी को पढ़ाया है। बस हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पेपर को देखना है। जो टेस्ट पेपर में जो दूंगा वो टेस्ट पेपर उसी को लेकर होगा, टू गेट फेमिलियर विद द वे द यूपीएससी फ्रेम्स द क्वेश्चन। एक और चीज ध्यान में रखिए, हो सकता है द स्टूडेंट लाइक प्रणव might be having some doubt, like for example अगर एग्जाम में सपोज 10 क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड होंगे, हो सकता है देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट देयर वुड बी 10 सच क्वेश्चंस कि उस एरिया पे पहली बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है या क्वेश्चन पूछने का जो तरीका वो कंप्लीट है। बट आई एम वेरी श्योर कि 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन विल बी सेम लाइक द ट्रेंड ऑफ 2020 क्वेश्चन पेपर। यूपीएससी के भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं करता कि ड्रास्टिकली ऑल 100 क्वेश्चंस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। ऐसे नहीं हो, कंप्लीटली डिफरेंट एरिया, कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे यूपीएससी कभी नहीं करता है। बट यस, अगर हम कंपेयर करेंगे 2010 का क्वेश्चन पेपर और 2020 का क्वेश्चन पेपर करेंगे, यू कैन सी दैट ड्रास्टिक चेंज बिकॉज एवरी ईयर 10 क्वेश्चंस आर 10 क्वेश्चन का जो टोन है वो चेंज होता रहेगा। तो क्यूमुलेटिवली आफ्टर 10 years you can see that drastic change in the question paper. You're getting it? What I'm trying to say? Yes. So shall we prepare more for those 10 or 20 unexpected question or unpredictable question, or shall we prepare for those 80 which are predictable areas and predictable questions? But what should be the right strategy? Shall we work more on those unpredictable question or shall we work more on those 80 predictable question? Pranav, what do you think? 80 predictable question. 80 predictable ones. 80 predictable ones. And again वो and again I will telling you जो 20 unpredictable जो है ना उसमें से if you are अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपका ऑब्जर्वेशन अगर अच्छा है, तो उसमें से भी 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं out of that 20 unpredictable areas. And that unpredictable questions will be new for everyone. वो सभी के लिए नए होंगे एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यार ऐसे कोई टॉपिक है, ऐसे कोई कंसेप्ट है, ऐसे होगा, इट विल हैपन विद यू। एग्जाम में जाने के बाद में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होंगे जो पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो नो नीड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड, देयर विल बी 20 सच क्वेश्चन। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है पूजा? तो हो सकता है व्हेन यू गो इनटू द एग्जाम हॉल पहले 20 क्वेश्चन वही हो अनप्रेडिक्टेबल या फिर जो पहली बार आप सुन रहे हो, तो यू नीड टू पैनिक अबाउट इट। फिर बाद में उसके बाद के जो 80 क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आपकी पढ़ाई हो चुकी है, जिसके बारे में आप जानते हो, तो वो वाला क्वेश्चन होंगे। तो यू डोंट नीड टू गेट पैनिक अबाउट इट। ठीक है? तो ये पहले से ही अगर आपको पता है कि पहले से आपको पता है कि 20 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं और 80 क्वेश्चन इजी होने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आसान होने वाले हैं, तो वो फियर नहीं होगा। एग्जाम हॉल से पहले आप साइकोलॉजिकली यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ सिचुएशन। दैट्स व्हाट you need to do that. Got it, Kavya? So you need to be अभी आपको आने वाले 30-40 whatever, how many days are left now? 15 days only? 14 days. So these 15 days it's more about handling your psychology. ठीक है? ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आने नहीं देना। फाइन? Yes sir. Yes sir. But only that confidence will come once we'll solve the comprehensive test. Even I'm telling you, even if you don't get good marks in comprehensive test, don't worry because हमने पिछले 4-5 साल का इतना हमने टेस्ट पेपर देखा हुआ है ना कि definitely you will know एग्जाम हॉल में जाने के बाद में you will feel relaxed. Yes sir. ठीक है? चलिए. That's right. So shall we stop it here now? Yash, Saloni, you want to ask something? Saloni, are you there? I'm audible to you? Okay, I think they're not able to talk. Fine. अच्छा, आप लोगों में से फर्स्ट अटेम्प्ट कितने लोगों का? How many of you are giving first attempt? Me sir.
Acha, Kavya, it's your first attempt, right? Okay, that's why you are feeling more anxious about it. Anand, first attempt hai. Omkar, first attempt hai. What about you, Pooja? Is it your first attempt? No, sir. No, not this. Pooja, other Pooja. Okay, fine. चलिए. Yes, Anand, आपको कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, चलिए. तो Anand, how you are feeling now? You have taken off or not? Or still you are working? Sir, still working, but from 1st October I will turn off. 1st October. Okay. Yes. ठीक. But sir, मेरे को अगर रियलिटी बताएं सर, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है. ये इसलिए नहीं लग रहा है आनंद, बिकॉज यू नो यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट, यू नो वो जो भूल भुलैया था उसमें आप ट्रैप नहीं हो चुके. दैट्स व्हाई यू आर नॉट फीलिंग एनी आनंद. मतलब आपको अभी जैसे मैं देख रहा था सभी को डर लग रहा था इंटरव्यू वगैरह का कि पैनल्स रहेगा ही रहेगा, तो वो भी मेरे को लगा कि ये सिर्फ हमारा मेंटलिटी है. राइट. अदरवाइज इसमें कुछ लॉजिक नहीं है. मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सर मैं 2-3 दिया हूँ इंटरव्यू, गवर्नमेंट के दिया हूँ, तो 6 to 7 इंटरव्यूअर्स का पैनल रहता था. तो उसमें मैं वहाँ सामने बैठ करके मेरे को बिल्कुल भी फेयर नहीं लगा. वही होता है, दे ट्राई टू कीप यू नो मेक यू रिलैक्स. डोंट वरी. यूपीएससी का जो पैनल का जो बोर्ड होता है वो काफी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि चीजें क्या है क्या नहीं है. दे मेक यू रिलैक्स, दे मेक यू कंफर्टेबल. उनको जो रियल जो इंटरव्यू होता है ना, वो एक्चुअली शुरुआत में जाने के बाद में आपका इंटरव्यू शुरू नहीं होता है. आपका रियल इंटरव्यू शुरू होगा 5-10 मिनट के बाद, when you feel comfortable. जब उनको लगता है कि नाउ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, तब वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, तब आपका रियल इंटरव्यू शुरू होता है. शुरुआत में ऐसे ही जस्ट कैजुअल क्वेश्चन पूछते रहते हैं. यस सर, इन द बिगिनिंग. एक्चुअली सर मैंने एक इंटरव्यू दिया था पीडीआईएल का, उसमें सेम ऐसा ही होता है. 7 इंटरव्यूअर्स थे उसमें. तो साइकोलॉजिस्ट वगैरह सभी रहते हैं. 7 इंटरव्यूअर्स थे. तो उसमें भी साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, तो वो यही सब करते हैं. स्टार्टिंग में हमारे बारे में पूछेंगे, इजी क्वेश्चन पूछेंगे, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पर आएंगे. तो अगर वहाँ कॉम्प्लिकेटेड में हम थोड़ा भी डर गए तो वहाँ पर इंटरव्यू थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. अदरवाइज सभी ठीक चलता है. सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू के लिए गए ना, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे और आपका नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको आंसर देना है. यस सर, बेसिक रहता है सर. सबसे इजी वाला अगर कोई पार्ट है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, सबसे इजी स्टेज अगर कोई है तो वो इंटरव्यू है. सबसे इजी वाला. यस सर. सबसे टफ वाला अगर कोई है तो प्रीलिम्स. सर सभी एग्जाम में इंटरव्यू सबसे इजी पार्ट है. इजी पार्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी में सबसे बड़ा हर्डल जो है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्रीलिम्स. बट अगेन ये देखिए, अगर जिसको समझ में आ गया प्रीलिम्स को कैसे यू नो क्वालिफाई करना है, दोज हु हैव गॉट दैट नैक ऑफ यू नो, वो पहले अटेम्प्ट में कर जाता है. यस सर. ठीक है. चलिए पूजा, आपको कुछ पूछना है? पूजा, यू वांट टू आस्क समथिंग? पूजा सनके काय विचारायचे तुला? नो सर, माझं पण फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, चलिए, no problem. So we'll stop it here now. Tomorrow give the test, take your you know the marks and work on CSAT. CSAT में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो. अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक रीजनिंग में और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, there are many experts as well. मेरे अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर एक्सपर्ट है CSAT के in our class. You can take their help as well, and I will also help you in you know how to find out the answer of such type of question in CSAT. Fine? Yes, sir. Okay. Good night to all of you. Take care. See you on Monday. Good night, sir. Yeah, good night. Good night, sir.